नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है कि आपको भारत सरकार ने क्या क्या अधिकार दिया है? भारतीय सरकार ने जो भी आपको मौलिक अधिकार, जो मूल रूप से आपके अधिकार के अंतर्गत आता है, वो आपको जानना जरूरी है। भारतीय संविधान के भाग 3 में हमें हमारे अधिकारों की जानकारी मिलती है। मतलब हमारे भारतीय नागरिक होने के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या, सिर्फ नागरिकता का नहीं, कुछ कुछ अन्य लोगों को भी हम लोग को अधिकार प्राप्त है। तो मुख्यतः हम ये जानेंगे कि भारतीय नागरिकों को मुख्यतः क्या क्या अधिकार, मौलिक रूप से अधिकार हमें प्राप्त है। ठीक, सबसे पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार मतलब मूल रूप से किसी व्यक्ति को या फिर किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक को दिया गया एक ऐसा अधिकार जिसका उपयोग वो कर सकता है। मौलिक अधिकार मुख्यतः हमारे संविधान में 7 तरह के मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। मूल रूप से हमें 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। यानी कि हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला समानता का अधिकार दिया है आपको, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है हमें, धर्म की स्वतंत्रता है हमें, और छठवां था पहले, मतलब 1978 के पहले, 1978 से पहले हमारे पास हमें संपत्ति का भी अधिकार प्राप्त था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब समाप्त कर दिया गया है, उसे आर्टिकल 300A में ले गया है। मतलब जो आर्टिकल 31 था उस समय, हम बाद में बताऊंगा उसको मैं अच्छे से। और हमारा लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। सबसे पहले जानते हैं कि समानता का अधिकार। हाँ, सबसे पहले मूल रूप से ये जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार का शुरुआत हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल से होता है। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपको मौलिक अधिकार की जानकारी मिलती है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे आज सिर्फ इतना ही जानेंगे कि समानता व स्वतंत्रता का अधिकार, समान रूप से आपको कौन सा अधिकार प्राप्त है और किस क्षेत्र में स्वतंत्रता का आपको अधिकार प्राप्त है। ठीक, तो आज बेसिक जान लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार आपको प्राप्त हैं। समानता का अधिकार प्राप्त है आपको आर्टिकल 14 से 18 में आपको समानता का अधिकार प्राप्त होता है। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध आपको आर्टिकल 23 और 24 में उसका वर्णन मिलेगा कि शोषण के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार आपको प्राप्त हैं। धर्म की स्वतंत्रता का आपको आर्टिकल 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की जानकारी मिलती है। वहीं संस्कृति एवं शिक्षा का 29 और 30 में प्राप्त होता है। ठीक, संपत्ति का अधिकार इसे अब हटाया गया है। ये संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में उसे हटा दिया गया है। अब उसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। 300A में अब जो अधिकार, जो 31वां अधिकार था, आर्टिकल 31 था, वो अब 300A में चला गया है। और ये हमारा अब मौलिक अधिकार नहीं है। ये कौन सा अधिकार है? विधि के तहत हमको अधिकार प्राप्त है कि विधि के तहत आप घर बना सकते हो। मौलिक अधिकार नहीं है आपको। ठीक, उसके बाद फिर 7वां है आपका संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार को ही भीमराव अंबेडकर ने, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा बताया है। ठीक, संविधान का आत्मा क्यों बोला गया है उसको मैं आपको बताऊंगा बाद में डिटेल में। सबसे पहले हम जानते हैं कि समानता का अधिकार। सबसे पहले आज जानते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब हर व्यक्ति को समान रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से क्या दिया जाएगा? समान अधिकार दिया जाएगा। किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है आपका समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में 2 तरह से समानता का अधिकार प्राप्त है। पहला 14 में आपको मिला है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा है आपका विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता मतलब हर व्यक्ति के लिए समान विधि का निर्माण किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप बड़े दर्जे के व्यक्ति हो, आप बड़े जाति के हो, चाहे छोटे जाति को, किसी भी जाति के हो आप, या फिर किसी भी सेवा में हो, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, सभी के लिए समान नियम का निर्माण किया जाएगा। यह है विधि के समक्ष समानता। और विधि का समान संरक्षण मतलब यह होता है कि सभी के लिए एक ही नियम है। अगर आपने गलती की है और दूसरे ने भी वही गलती की है तो आपको समान रूप से दंडित किया जाएगा। मतलब जनता के लिए समान रूप से नियम का निर्माण किया जाएगा। यही बोला है विधि के समान संरक्षण में। आर्टिकल 14 में आपको समानता का अधिकार मिलता है। और आर्टिकल 15 में आपको बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान
के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, मूल के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। केवल धर्म के आधार पर कोई आपसे विभेद नहीं कर सकता कि आप अलग धर्म के हैं, हम अलग धर्म के, तो आपके लिए अलग नियम बनेगा, मेरे लिए अलग नियम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो नियम आपके लिए बनेगा वो सभी के लिए बनेगा, किसी भी तरह से भेदभाव हम नहीं कर सकते, ये बताया गया है इसमें। मूल या वंश के आधार पर अगर आप किसी और मूल के हैं तो उस आधार पर भी आपसे क्या नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर किसी भी तरह से भेदभाव, कि आप लड़की हो तो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, आप लड़के हो तो आपके साथ उच्च व्यवहार किया जाएगा, लड़कियों को नीचा मारपीट नहीं, इस तरह का हमारे संविधान में वर्णन नहीं मिलता है कि आप किसी भी तरह से किसी के साथ भी भेदभाव करें, किसी को कम आके। ठीक, यह है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में लिख लिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब क्या होता है, हमारे सरकार के अंदर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स, या फिर ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, लोक नियोजन मतलब वही हो गया, सरकारी कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो। कार्यपालिका मतलब जो भी हमारे अधिकारी लोग आते हैं वो कार्यपालिका के अंदर आते हैं। विधायिका में जितने भी हमारे जो MLAs MPs जो नियम बनाते हैं उसे विधायिका कहते हैं। संसद नियम बनाता है, विधानसभा नियम बनाता है, तो विधायिका के अंदर उन लोग आते हैं। और कार्यपालिका के अंदर में जो कलेक्टर्स लोग, डिप्टी कलेक्टर, जो भी हम लोग वर्क है जो उसको क्रियान्वयन कराते हैं। विधि बनाने का काम तो विधायिका कराता है, विधि बना देगा, उसको क्रियान्वयन कौन कराएगा, कार्यपालिका कराएगा। जो सरकारी अधिकारी होते हैं उसको क्रियान्वयन कराते हैं। तो ठीक है, तो लोक नियोजन में सभी के लिए समानता, मतलब उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन कुछ आधार पे अपवाद हैं, महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। जैसे कि आपका स्थानीय चुनाव हो रहा है तो महिलाओं के लिए आरक्षण होता है कि इतना प्रतिशत लोग महिलाओं को दिया जाएगा। कुछ जाति ST SC OBC के आधार पर भी, कुछ विशेष रूप से शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं या बहुत दिनों से क्या हो रहे हैं दबे कुचले लोग हैं, तो उन लोगों को कुछ क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक, ये हो गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17वां है आपका आर्टिकल 17 बताता है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। मतलब किसी भी तरह से छुआछूत का प्रावधान नहीं है। हमारे देश में किसी भी तरह का छुआछूत की मान्यता नहीं है। अगर आप किसी भी तरह का किसी के साथ शोषण करते हैं, किसी का गलत तरीके से व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो आपको दंडित किया जाएगा। इसी अस्पृश्यता का अंत के लिए एक नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। हालांकि अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन एक बार मैसूर हाई कोर्ट ने इस पे हल्का सा प्रकाश डाला था और बोला था कि अस्पृश्यता मतलब जो पिछड़े लोग, जिनके साथ हम भेदभाव करते हैं, किन्हीं को बोलते हैं कि तू छुआछूत है, ये इस तरह का जो व्यवहार किया जाता है ये अस्पृश्यता के अंदर ही आता है। ठीक, ये हो गया आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 14 में मिला है आपको विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव निषिद्ध किया गया है। और 16वें में आपको लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब लोक नियोजन में सभी को समान अवसर दिया जाएगा कुछ अपवादों को छोड़कर। अस्पृश्यता का अंत किया गया। इसी के साथ कड़ी से कड़ी इसमें अब दंड दिया जाता है, इसकी जानकारी आपको होगी। अस्पृश्यता मतलब किसी को आप जैसे कि उनकी जाति से संबोधित कर दिए तो उनको कहीं गाली टाइप का लगा तो वो जाके वो कर देगा, आपका खिलाफ केस कर देगा और आपको जेल भी हो सकता है। मतलब आप उनको प्रताड़ित नहीं कर सकते उनके शरीर के आधार पे। मतलब उनको, अब काले घोरे का तो भेद नहीं है भारत में, है ना, गाना सुनते हैं ना, काले घोरे का भेद नहीं। तो हमारे यहाँ काले घोरे का तो भेद नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी पिछड़े लोगों को दबाया कुछ लाया जाता है। ठीक है ना। ठीक, अब हो गया 18वां हो गया आपका उपाधियों का अंत। मतलब ये बोला गया है कि भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, भारत की नागरिकों को ये मतलब उपाधि का अंत का मानना पड़ेगा। मतलब मानना पड़ेगा, क्योंकि दो ही क्षेत्रों को छोड़कर, शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर और सेना के क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधि धारण कर सकते हैं, सेना के क्षेत्र में उपाधि धारण कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई बोल रहा है कि राजा हरिश्चंद्र हो आप, तो राजा हरिश्चंद्र को उपाधि धारण नहीं कर सकते। अब बोल दिए सहनसा शुभम वर्मा, तो आप सहनसा को उपाधि धारण नहीं कर सकते। ये पहले हिस्ट्री में चलता था कि मैं सुल्तान, मैं बादशाह के उपाधि धारण करते थे लोग। तो अब इस किसी तरह की उपाधि का धारण नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ आपको शिक्षा के क्षेत्र में, आप इंजीनियर हो तो आपको इंजीनियर लिखोगे, डॉक्टर हो तो डॉक्टर लिखोगे, और सेना के क्षेत्र में लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट या फिर
और बहुत सारे कप्तान वप्तान, बहुत सारे वहाँ पे सेना के क्षेत्र में भी उपाधियाँ दी जाती। आपको भारत रत्न प्राप्त है तो आप भारत रत्न की उपाधि नहीं, वो आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, याद रखना, भारत रत्न आपकी उपाधि नहीं है, वो आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, जितने प्रकार के पुरस्कार आपको प्राप्त है, हम लोग भले संबोधित करते हैं कि पद्म विभूषण से नवाजे गए व्यक्ति को यहाँ बुलाया गया, ये फलाना ढिकाना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न ये व्यक्ति, ऐसा करके हम उनको बुलाते जरूर हैं, लेकिन वो उनका पुरस्कार है, वो उनका उपाधि नहीं है। ठीक, ये हो गया हमारे समानता का अधिकार। जानेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में आपको बताया गया है कि क्या क्या स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में बताया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या आता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, आपको प्रेस का अधिकार है। मतलब किसी भी तरह से आप अगर प्रेस में अगर कुछ चीज़ छाप रहे हैं तो आपको प्रेस से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, मतलब आप ये पेपर नहीं छाप सकते, ये आपके साथ नहीं किया जा सकता। मतलब ये हमारे वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। फोन टेपिंग के विरुद्ध फोन टेपिंग नहीं किया जा सकता। आप कोई फोन टेपिंग आपका कर रहा है तो आपके स्वतंत्रता के अधिकार का वो हनन कर रहा है, तो आप उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्वतंत्रता के अंदर कोई भी ऐसे कार्य जो आपके निजी जीवन को प्रभावित कर रहा है वह उसके अंतर्गत आ जाता है। वाक एवं अभिव्यक्ति में शांति का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है। शांति का अधिकार मतलब आपको शांति से रहने का अधिकार है। शांति से आप किसी भी क्षेत्र, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, जान लीजिए कोई लड़का है आपको मतलब आ रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आप वहाँ पे एकांत रहना चाहते हैं, तो वो भी आपके मौलिक अधिकार का हनन माना जा सकता है। ठीक, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यावसायिक विज्ञापन मतलब आप अपने किसी भी तरह के आप व्यापार कर रहे हैं तो आप उसका विज्ञापन कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी दुकान खोलते हैं तो पेपर के अंदर डाल देते हैं पॉम्पलेट, है ना, या फिर क्या करते हैं बड़ा सा बोर्ड लगा देते हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगा देते हैं अपने दुकान का, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। ठीक, दूसरा है आपका सम्मेलन का अधिकार। सम्मेलन के अधिकार में आप ऐसे सम्मेलन का अधिकार आपको सरकार बोलता है कि आप शांतिपूर्व सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन मतलब कहीं आप जाके बैठ गए और बंदूक लेके बैठे हैं तो भैया आपको वहां से लात मार के भगाएगा पुलिस। बंदूक लेके डंडा लेके बैठे हैं तो वहां पे हिंसापूर्ण सम्मेलन आप नहीं कर सकते। शांतिपूर्वक बैठकर आप किसी भी जगह में सम्मेलन कर सकते हैं। मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रों में ही सम्मेलन का हमें अधिकार प्राप्त होता है। इसी कारण रायपुर जाओगे तो वहाँ वो बूढ़ा तालाब के पास में एक जगह बना दिया जाता है, वहीं पे आप बैठ के सम्मेलन करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इसके अंतर्गत हड़ताल का अधिकार प्राप्त नहीं है। सम्मेलन करने का अधिकार तो प्राप्त है लेकिन आपको इसके अंतर्गत हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। आप सम्मेलन करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं, सम्मेलन करके आप अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं लोगों के सामने, इसका सरकार आपको अनुमति देता है। यह आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप हड़ताल कर रहे हैं तो हड़ताल इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, संघ बनाने का अधिकार मतलब संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है। आपको किसी भी तरह का संघ बना सकते हो, एनजीओ बना सकते हो। आप 4 दुकान खोले, चारों दुकान वाले मिलकर एक संघ बनाए कि हम संघ बनाएंगे चारों दुकान का और चारों मिलकर अपना प्रचार प्रसार करेंगे, तो आपका संघ के अंतर्गत आएगा। संघ के निर्माण में आप कोई दल बनाना चाहते हो, मतलब कोई दल बनाना चाहते हो, राजनीतिक दल बनाना चाहते हो तो राजनीतिक दल का भी निर्माण आप कर सकते हो। किसी भी तरह का सहकारी समिति का निर्माण करना चाहते हो तो सहकारी समिति का भी निर्माण कर सकते हो। यह आपके संघ बनाने के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब आया चौथा आपका ये आर्टिकल 19 के ये 1, 2, 3, 4 और वो 5 हैं, ठीक है ना, ये क्रम से है। संचरण, चौथा आपका संचरण का अधिकार। संचरण के अधिकार में क्या आएगा, आप कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, आपको आने जाने से कोई रोक टोक नहीं कर सकता। आप छत्तीसगढ़ में हो, कल आप एमपी जाना चाहते हो तो आपको उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भले अभी लॉकडाउन में बाउंड्री करके अपन लोग कर देते हैं, अपने घर को ही रोक देते रहे भैया आजकल तो ये हमारे संवैधानिक रूप से इसमें तो किसी तरह का लॉकडाउन का हमने कोई जानकारी तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आपको कहीं आने जाने से रोका नहीं जा सकता। धारा 144 वगैरह जो लागू होता है वो अलग चीज़ होता है, अब उसकी जानकारी आपको आईपीसी की धारा वगैरह में मिलेगी। ठीक, अब संघ बनाने का अधिकार हो गया अपना। संचरण का अधिकार मतलब आपको कहीं भी आने जाने का अधिकार है। आपको यहाँ छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, आपको बाहर जाने का भी अधिकार है, आप विदेश घूम सकते हैं, वहां से वापस भी आ सकते हैं, ये भी संचरण के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक, बसने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, मतलब आप भैया खुद का घर बना सकते हो, वहां निवास कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। आपको पहले ये अधिकार वहाँ नहीं था, कहाँ नहीं था, जम्मू कश्मीर में। अब तो भैया जम्मू कश्मीर में भी जाके आप अपना घर बना सकते हो, मतलब सरकारी रूप से आपको बसने का अधिकार, अब पूरे भारत में आप कहीं भी बसने का आपको अधिकार है। ठीक, छठवां है आपको व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार, मतलब आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, आपको व्यापार का अधिकार प्राप्त है। आपको व्यापार करने से कोई रोक टोक नहीं कर सकता भैया कि मैं यहाँ पे खोला हूँ टाइल्स दुकान, तो वहाँ पे टाइल्स दुकान नहीं खोल सकता, ऐसा कुछ नहीं है भैया कि वहाँ पे आपका नल का दुकान है, यहाँ पे मैं कल किराना दुकान खोला हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे आप दूसरा दुकान नहीं। आपको स्वतंत्र रूप से किसी भी व्यापार के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका मतलब ये नहीं कि गन का दुकान खोल दिया, आप गन बेच रहे हो भैया, वो आपका इलीगल हो गया। आपको सिर्फ लीगल व्यापार का स्वतंत्रता है। ठीक, ये हो गया आर्टिकल 19। आर्टिकल 19(2) ये 1 है, और 2 व 3 आपको इसके विरुद्ध क्या क्या नहीं करना है उसकी जानकारी देती है। ठीक, अनुच्छेद 20 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आप अपराधी हो तो जब तक आपका अपराध सिद्ध ना हो जाए आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। यह आर्टिकल 20 में लिखा गया है कि जब तक आप अपराधी घोषित नहीं हो जाओगे आप अपराधी नहीं कहलाओगे। दूसरा ये लिखा है, अगर आप अपराधी सिद्ध हो गए तो एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकता। हो सकता है कि आपको एक मर्डर की है, उसके लिए आपको मिल गया उम्र कैद, फिर दूसरा मर्डर कर दिया तो भी आपको उतना ही सजा मिलेगा। मतलब दूसरा मर्डर के लिए अलग सजा नहीं मिलेगा, उसी में इंक्लूड करके आपको एक साथ सजा दिया जाएगा। और एक बार सजा काट के आने के बाद फिर नहीं बोलेंगे 1 साल का सजा काट के आगे चोरी किए हो करके, बाई चांस आप चोरी किए हो, चोरी करके आप 1 साल सजा काट के आ गए, 1 साल बाद फिर बोलेंगे भैया वो चोरी किया था मेरे घर में, तो फिर से दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगा। वो बोलेगा भैया मैं 1 साल का सजा काट के आ चुका हूं, मुझे दोबारा सजा नहीं दे सकते आप। मतलब एक बार किसी को सजा मिल गया है तो उसको दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता। ठीक, और दूसरी बात, इसके बाद इसमें एक चीज और लिखा है कि अगर आपको जबरदस्ती उगलवाया जा रहा है या फिर जबरदस्ती आपके विरुद्ध आपको ही बयान देने के लिए बोल रहे हैं, मतलब अपने विरुद्ध खुद ही बयान देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब आपकी गलती ही करके आपसे जबरदस्ती मनवाया नहीं सकते हैं। इसी कारण तो फिर वो नार्को टेस्ट जो होता है ना, वो सब बैन कर दिया गया है कि ये इसी अधिकार का हनन हो रहा था यहाँ पे, कि आपसे जबरदस्ती उगलवाया जा रहा था कि आपने क्या किया है, अपराध किया है। ठीक, तो इसके विरुद्ध ये आपका नियम आया है। ठीक, आर्टिकल 21 में आता है कि आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार है। आपको इसी के तहत तो आपको क्या किया जाता है, इसी के विरोध में क्या किया जाता है, आपका प्राण ले लिया जाता है तो उसके बदले में सजा दिया जाता है। तो प्राण का आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का हनन आपसे नहीं किया जा सकता। ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आपको जीवन जीने का अधिकार बताता है आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21A क्या बताता है? अब आर्टिकल 21A को बाद में जोड़ा गया है, शिक्षा के अधिकार को। आर्टिकल 21A को 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में, ये जो है आपका 86th अमेंडमेंट के तहत, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया है। इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। आप में इसमें बोला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये बाद में जोड़ा गया है, पहले 21A नहीं था, 21A को बाद में जोड़ा गया। अब एक 21B में अभी 2018-19 में एक आया है कि आपको स्वैच्छिक मृत्यु मतलब आप अगर चाहते हैं, आपके घर वाले, आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, लग रहा है कि बच ही नहीं सकता और वो ज़बरदस्ती दर्द में जी रहा है, तो डॉक्टर की अनुमति और घर वालों की अनुमति से उनको मृत्युदान दिया जा सकता है। ये 21B में कुछ वर्ष पहले, 1 से 2 वर्ष पहले ही जोड़ा गया है। ठीक, ये तो हो गया हमारे जितने भी समानता और स्वतंत्रता के अधिकार। ये मूल जानकारी हमें हर नागरिक को ये जानकारी होना चाहिए कि आपको कौन सा अधिकार प्राप्त है, उसका आप सही तरीके से उपयोग करें। अगर आपके अधिकारों का हनन कर रहा है तो आर्टिकल 13 बोलता है कि आप सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल में आपको 14 से बताया, 12 और 13 के बारे में नहीं बताया। आर्टिकल 12 में राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है और 13 में
विधि को परिभाषित किया है। विधि के तहत यह बोला गया है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगर कोई भी चीज उसके विरुद्ध है तो उस विधि को जीरो किया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है। मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई नियम बना तो उसको क्या किया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है। ये आर्टिकल 13 कहता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 12 और 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये अधिकार हर नागरिक को है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें से कुछ जो है नागरिकों को प्राप्त है और कुछ सभी व्यक्तियों के लिए है अधिकार, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।